नहीं आई अभी तक? नो सर, आ गई आ गई आ गई। आ गई ना, बस ठीक है। चलिए, अब मैं उनका आपको तरह बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, पहले बात समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट क्या है आज के टॉपिक में। आज के टॉपिक में इंपॉर्टेंट है ये मीनिंग। ये जो 3 लाइनें लिखी है, एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये 3 लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्वेश्चन की लाइन देगा और फिर नीचे पूछेगा ये है क्या, ये अमलगमेशन है, एब्जॉर्प्शन है या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है। बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछना है तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि अमलगमेशन की एंट्रीज कैसे करते हैं, वो आपसे कतई ये नहीं पूछेगा कि एब्जॉर्प्शन की एंट्रीज कैसे होती है, एक्सटर्नल की कैसे होती हैं। वो आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि ये डेफिनेशन मैं दे रहा हूं और इस डेफिनेशन के बेस पर आप मुझे बताइए ये अमलगमेशन है, एब्जॉर्प्शन है या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है। बस इतनी बात ये क्वेश्चन में आपसे पूछेगा। बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक। अच्छा, एक और रिकंस्ट्रक्शन होता है जिसका नाम क्या होता है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बड़ा छोटा टॉपिक है हमारा आज का, बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है ये कुछ अभी एक दो में, मतलब हमारा आधे घंटे में, आधे 40 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। हमारे पास एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या कोई नई कंपनी बनती है? जब मैंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि क्या वहां पे कोई नई नहीं, कंपनी बनती है? नहीं बनती। नो नहीं सर। बनती, नहीं बनती। बिल्कुल नहीं सर। कोई नई कंपनी नहीं बनती। लेकिन इन तीनों में नई कंपनी बनती है, तीनों में। लेकिन सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, मतलब इन तीनों में, सॉरी कहाँ बोल रहा हूँ मैं, नहीं में, इसमें नई कंपनी नहीं बनती, बाकी सब में इसमें भी नई कंपनी बनती है और इसमें भी एक नई कंपनी आती है। लेकिन क्या है पहले समझें, दो या दो से ज्यादा कंपनियां वाउंड अप होंगी। वाउंड अप मतलब खत्म होंगी, ए खत्म हो जाएगी, बी खत्म हो जाएगी और एक नई कंपनी इन दोनों के बिजनेस को टेक ओवर कर लेगी। यानी कि ए के बिजनेस को, बी के बिजनेस को एक तीसरी कंपनी, सी नाम की कंपनी क्या कर लेगी? टेक ओवर कर लेगी। इसमें ए का वजूद और बी का वजूद यानी कि अस्तित्व, यानी कि ये कहें कि इनकी जो क्या है पर्सनैलिटी है, ये खत्म हो जाएगी। बात समझ में आई? ए और बी जी भैया। डिसॉल्व हो जाएंगे, ए और बी खत्म हो जाएंगे और कौन सी कंपनी बनेगी? सी नाम की कंपनी बनेगी जो इन दोनों के बिजनेस को क्या कर लेगी? टेक ओवर कर लेगी। बात समझ में आई? हाँ जी भैया। ये दोनों ये खुद है बनाते हैं ना अमलगमेशन। भैया जी सर। मिलकर? हाँ, ये दोनों, ये जो ए और बी कंपनी है, दोनों खुद मिलकर बनाती है कि सी अलग से कंपनी इनको टेक ओवर कर रही है? सी नाम की एक कंपनी बनाई जाती है पहले, ए नाम की कंपनी वाउंड अप होती है, अपनी सारी एसेट इसे ट्रांसफर कर देती है, बी हाँ नाम की कंपनी ठीक है वाउंड अप भैया। होती है, सारी एसेट इसे ट्रांसफर कर देती है हाँ और ये समझ नई में आ। कंपनी बन जाती है। बात समझ में आ गई? हाँ भैया। कितनी कंपनियां इन्वॉल्व है कम से कम? दो। एटलीस्ट, दो। एटलीस्ट गिनो कितनी कंपनियां ये, एक, दो और तीन। तीन। तो कितनी कंपनियां इन्वॉल्व है इस केस में? 3 कंपनियां। बात समझ में आ गई? हम्म। ठीक। जी कितनी सर। कंपनियां, नई कंपनी कितनी बनेगी? नई कंपनी सिर्फ एक बनेगी। ओनली वन रिजल्टेंट कंपनी इज फॉर्म्ड। 2 कंपनियां वाउंड अप होंगी और मिलकर किसी एक कंपनी को बना लेंगी। बात क्लियर हो गई? जी सर। ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव को छोड़ो और यस जरा सर। इधर पढ़ो। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन में एक कंपनी ए, एक कंपनी बी, एक एग्जिस्टिंग कंपनी और एक दूसरी एग्जिस्टिंग, दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं। एग्जिस्ट मतलब दोनों मौजूद हैं अभी, कोई नई कंपनी नहीं है इन दोनों में से। दोनों की दोनों कौन सी अरे कंपनी मुझे तो एग्जिस्ट कॉल है? ही नहीं आई। हाँ, मुझे तो कॉल ही नहीं आई। कॉल तो मैं सबको करता हूँ। मेरे को आई नहीं, कल भी नहीं आई थी, पता है मेरे को। हाँ, तो आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो रहा होगा ना उस वक्त। ओहो, कितना करा दिया फिर? अभी बस ये टॉपिक कंप्लीट किया, मैं बता दूंगा, लेकिन एक बार अभी जरा इसको जो चल रहा है उसे खत्म करते हैं। ठीक है, पहले ये वाला पढ़ लो, तब मैं बता दूंगा बाद में। ठीक एब्जॉर्प्शन है। क्या है? एब्जॉर्प्शन में एक एग्जिस्टिंग कंपनी है और दूसरी भी एग्जिस्ट है, दोनों मौजूद हैं कंपनियां। ठीक है, दोनों कंपनियां मौजूद हैं। अब ध्यान से सुनना, दोनों कंपनियां मौजूद हैं, इनमें से एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर चली जाएगी और यहां पे बचेगी कौन? सिर्फ ए बचेगी। समझ में आ रही है बात? वहां क्या हुआ जी था? यस सर। सर। वहां ए और बी चले गए थे और एक नई कंपनी बनी थी, कौन सी? सी। लेकिन यहां क्या हुआ? ए कंपनी बी कंपनी, बी कंपनी ए के अंदर चले गई।
एब्जॉर्ब हो गई। एब्जॉर्ब मतलब दूसरी कंपनी ने उसको अपने अंदर क्या कर लिया, मिला लिया। ठीक है, नहीं आई सर थी इसमें बात दूसरी समझ में? कंपनी वाउंड अप तो होगी यस ना? सर। हाँ, एक तो वाउंड अप होगी, जाहिर सी बात है, एक वाउंड अप होगी, पूरा का जी पूरा सर। बिजनेस को टेक ओवर करके चलेगी। अब यहाँ बताओ कितनी कंपनियां इन्वॉल्व हुई हैं यहाँ पर? दो। 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 एक ए और एक बी। ए तो बची हुई है ना, तो वो ए ही तो है। तो कितनी कंपनियां इन्वॉल्व होती हैं इस केस में? दो। कम से कम दो, कम से कम तीन, ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं, पर कम से कम की बात चल रही है। ठीक है, क्या कोई नई कंपनी बनी है? नहीं सर। नहीं। एक ए थी, एक बी थी, बी ए के अंदर नो चलेगी। सर। कौन सी कंपनी है? ए। पुरानी कंपनी तो है, नई कंपनी तो कोई नहीं बनी ना। यस सर। जी नहीं। सर। ठीक है, अब जरा अब आ जाओ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में। ये और एब्जॉर्प्शन के बीच में फर्क क्या है, या अमलगमेशन के बीच में फर्क क्या है, उसको यहां पे समझना। एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया, एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर चली जाएगी। ठीक है, और अमलगमेशन क्या था? दो कंपनियां मिलकर एक तीसरी कंपनी बना लेंगी, है ना? जी सर। चलिए फिर अब जरा इधर ध्यान दीजिए। एक नई कंपनी बनेगी, एग्जिस्ट कर रही है, नहीं है? न्यू। नहीं है। और एक एग्जिस्ट है। एब्जॉर्प्शन में क्या थी? दोनों एग्जिस्ट थी ना। यस सर। एग्जिस्टिंग कंपनी का मतलब समझते हो ना, दोनों कंपनियां मौजूद होनी चाहिए। मतलब दोनों कंपनियों की अपनी एसेट्स हैं, अपनी लायबिलिटी हैं। दोनों कंपनियों की अपनी एसेट्स हैं, अपनी लायबिलिटी है, अपना बिजनेस कर रही थी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक कंपनी बनाई गई है ए, लेकिन इसकी ना कोई एसेट है, ना इसकी कोई लायबिलिटी है। जीरो एसेट जीरो लायबिलिटी, यानी कि बिल्कुल फ्रेश नई कंपनी बनाई। ये क्यों बनाई? ताकि बी का बिजनेस क्या हो जाए, इसको मिल जाए। बी खत्म हो जाएगी और किसको अपना बिजनेस देके चली जाएगी? ए को। क्या ए के पास पहले से बिजनेस था? नहीं था। ए क्या है? एक नई कंपनी बनाई गई है ताकि वो एक पहले से मौजूद कंपनी के बिजनेस को क्या कर ले? टेक ओवर कर ले। बात समझ में आई? जी सर। ठीक है, फिर से तीनों बता में दो क्या? भैया। एक नई कंपनी बनेगी जो एक पुरानी कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर करेगी। ठीक, एक देखो तो मैं वही तो कह रहा हूं, इसके अमालगमेशन में शब्द और पढ़ो। इसमें क्या डिफरेंस हुआ फिर? अमलगमेशन में ए और बी दोनों खत्म हुए, बने सी। यहाँ ए कंपनी है और बी है, ए खत्म हुई और बन गई बी। वहां दो कंपनियां हैं, यहाँ पे एक ही कंपनी खत्म होकर दूसरी कंपनी बन रही है। दो कंपनियां नहीं एब्जॉर्प्शन में भी खत्म तो हुई। ए खत्म हुई थी। अरे ए और बी दोनों खत्म हो रही है ना बेटा वहां। नहीं, एब्जॉर्प्शन में बोल रही हूँ मैं, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में भी में तो ऐसे हुआ था। दोनों एग्जिस्टिंग कंपनी थी, ये नई कंपनी बनाई है आपने। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है, फर्क है, उनके शब्दों में फर्क है बस। आपको यही तो समझना है। अगर ये वाली लाइन दी तो इसका मतलब अमलगमेशन, अगर ये लाइन दी इसका मतलब एब्जॉर्प्शन, और ये लाइन दी इसका मतलब एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। मैंने आपको की पॉइंट बता दिए। एग्जिस्ट, अगर दोनों कंपनियां एग्जिस्ट कर रही हैं तो एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, की पॉइंट पे ध्यान दो। वो जो आपको वो किया गया है ना, क्या बोलते हैं, ब्लैक किया गया है, उस पे ध्यान दो, वो है शब्द इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ गई? जी सर। अब बताओ, यहाँ कितनी कंपनियां इन्वॉल्व हुई थी? तीन, ए बी सी। यहाँ कितनी थी? सिर्फ दो। यहाँ कितनी थी? एक। क्या यहाँ कोई नई कंपनी बनी? हाँ बनी, एक नई कंपनी बनी थी, सी नाम की एक नई कंपनी बनी थी। क्या यहाँ कोई नई कंपनी बनी थी? नो नहीं। नहीं सर। सर। नो ए भैया। के अंदर बी चले गई थी। ए तो पुरानी कंपनी थी, ए तो पहले से मौजूद कंपनी थी, तो कोई नई कंपनी नहीं बनी। क्या यहाँ नई कंपनी बनती है? बनती है। यस सर। एक नई कंपनी बनती है जो पुरानी कंपनी का बिजनेस क्या करती है? टेक ओवर करती है। बात समझ में आ गई सबके? I don't understand it. Yes हाँ जी, sir. क्या होगा? आ गई ना बात समझ में, या कुछ और बताना है? बताओ, आगे बढ़ूं? हाँ जी भैया। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्या है? इन दोनों के ऑब्जेक्टिव एक जैसे हैं, दोनों के ऑब्जेक्टिव एक जैसे हैं। कंपटीशन खत्म करना है और इकोनॉमीज बनानी है। इकोनॉमीज का मतलब समझते हो? कितने लोगों को इकोनॉमिक्स पता है? इकोनॉमिक्स में इकोनॉमीज वर्ड है। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है आपके फेवर की चीजें, फेवरेबल चीजें। आप अपने फेवरेबल चीजों को क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। यहाँ पे इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र से नहीं है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स का मतलब है आपकी कंफर्टेबल चीजों से, जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में हेल्पफुल है, उनके बारे में बात कर। ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं? ये अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज करने के लिए करते हैं। तो अगर वो आपसे पूछे
कि अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज करने के लिए कौन सा किया जाता है? अमलगमेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है? आप कहेंगे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है। बात समझ में आई? सर कैपिटल स्ट्रक्चर रीऑर्गेनाइज कैसे होगा इससे? रीऑर्गेनाइज ऐसे होगा क्योंकि एक पुरानी कंपनी जब खत्म होके अपना सब कुछ देगी ना, तो अपने लॉसेस वगैरह को, अपने रिजर्व वगैरह को राइट ऑफ कर लेगी, तो वो लॉसेस जो है रिजर्व से वो आगे ट्रांसफर नहीं होंगे ना। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि नई कंपनी बोले हमारे पास शेयर 10 रुपए वाला है, पुरानी कंपनी में 20 रुपए वाला था, तो शेयर की वैल्यू भी कम हो जाएगी ना, रिडक्शन भी हो जाएगा शेयर कैपिटल का। ठीक है, तो बहुत तरीके से अपनी कैपिटल कर सकते हैं। अब इसमें ना एक क्वेश्चन बनता है, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझिए। ठीक है, टू रीऑर्गेनाइज द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, एक क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, ऑफ द कंपनी वी यूज, क्या यूज करते हैं? 4 ऑप्शन दे रहा हूं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन, या फिर बोथ 1 and 2। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सेकंड, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। बोथ 1 and 2। बोथ 1 and 2, सर, क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में भी कंपनी अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज करती है और एक्सटर्नल में भी वही करती है। बस दोनों में फर्क क्या है? इंटरनल में कोई नई कंपनी नहीं बनती, याद है? जी सर, जी सर। और एक्सटर्नल में सिर्फ एक नई कंपनी बन जाती है, बस इतना फर्क है दोनों में। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? यस सर। जी भैया। ठीक है, तो अगर वो बोले कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी को ऑर्गेनाइज करना है, तो हमारा आंसर होगा ये। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन ऐसा बनाया, ध्यान दीजिए, हाँ, टू रीऑर्गेनाइज द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी बाय क्रिएटिंग अ न्यू कंपनी, एक नई कंपनी को क्रिएट कर हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। मैं चारों ऑप्शन यही लिख रहा हूं, इसमें आप आंसर बताना क्या होगा? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन, या बोथ 1 and 2? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। सिर्फ एक्सटर्नल होगा इसमें, क्यों? क्योंकि एक नई कंपनी बन रही। ठीक है, बात समझ में आ गई? भैया, यस सर। ये अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन आप दोनों एक साथ चला रहे हैं? क्या? अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ चला रहे ये हैं? होते ही एक साथ है, इन्हें आप एक साथ पढ़ोगे तो ही आपको ये समझ में आएंगे, वरना समझ में नहीं आएंगे। ठीक है। ठीक है, अच्छा, अगर उसने इसी क्वेश्चन को दोबारा फ्रेम किया और बस ये लिख दिया, जहां बाय था, मतलब पूरा क्वेश्चन यही है, 2 से शुरू होता है और जाते जाते बाय में लिख देता है, बाय विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू कंपनी, बिना एक नई कंपनी को बनाए, तब क्या होगा इसका आंसर? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। हाँ, तब ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना, उस समय मैं क्या बोल रहा हूँ तो वो लिख लेना, क्योंकि मैं तो इसे ऐसे ही बना रहा हूँ। ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? जी कोई दिक्कत तो नहीं है? तीनों चीजों को समझने में पता लग गया? 2 एग्जिस्टिंग कंपनियां एब्जॉर्ब होगी एक दूसरे में, तो एब्जॉर्प्शन है। एक नई कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर करेगी, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है। और 2 कंपनियां मिलकर एक तीसरी कंपनी बनाएंगी, तो अमलगमेशन है। करेक्ट? यस सर। जी सर। ठीक है ठीक है, अच्छा, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, मैंने कहीं पे लिखा हुआ है, मैं दोबारा लिखूंगा तो उसमें मेरे को टाइम लग जाएगा। अब मैं इतना टाइम लगाना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको यहाँ से एक फाइल दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने उसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, मैं दोनों फाइलें आपको दे दूंगा, आप उसे नोट कर लेना। अच्छा, एएस कौन से उसमें होता है? अमलगमेशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? 14। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। अच्छा, आप 2 चीज समझिए, क्योंकि आप अमलगमेशन पढ़ने वाले प्रॉपर। ट्रांसफरर कौन होता है, ट्रांसफरी कौन होता है, और ट्रांसफरी कौन होता है? ट्रांसफरी वो होता है जिसको एसेट मिलती हैं,
और ट्रांसफरर वो होता है जो एसेट को ट्रांसफर करता है। जब मैंने बताया ए और बी मिलकर सी बनाएंगे, यही बताया था ना अभी कि अमलगमेशन क्या है, दो पुरानी कंपनी मिलकर एक तीसरी कंपनी बनाएंगी। यस सर। हाँ जी। पुरानी कंपनी बचेंगी या मर जाएंगी? मर जाएगी। मर जाएगी। पुरानी कंपनी मर जाएंगी, ठीक है, खत्म हो जाएंगी। तो एक ही बता, पुरानी कंपनियां क्या कहलाएंगी इसमें? ट्रांसफरर, क्योंकि वो अपनी एसेट को ट्रांसफर कर रहे हैं। और ट्रांसफरी कौन है? सी, जो नई कंपनी है। बात समझ में आ गई? ट्रांसफरी कौन है, ट्रांसफर कौन है? जी सर। हाँ भैया। क्योंकि अब मैं आगे यही शब्द यूज करूंगा। ट्रांसफरर कौन है, ट्रांसफरी कौन है, मैं अभी बोल रहा हूं। अगर नहीं आया मुझसे पूछ लो, क्योंकि आगे 5 बार यही शब्द इस्तेमाल होंगे। ट्रांसफरर कौन है? जो अपनी एसेट ट्रांसफर करेगा। यहां पर मान लीजिए ए जो है वो बी को अपनी एसेट दे रहा है, ए जो है वो बी को अपनी एसेट दे रहा है, तो ए क्या है इसमें? ट्रांसफरर। ट्रांसफरर। और ट्रांसफरी कौन है? बी। 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 ठीक है, बात समझ में आ गई ना? अब जरा ध्यान से सुनना। अमलगमेशन होता है दो तरीके का। एक होता है इन दी नेचर ऑफ मर्जर, मर्जर मतलब जिसे मर्जर बोलते हैं, कहते हैं कि दो कंपनियां मर्ज हो गई। और एक होता है इन दी नेचर ऑफ परचेज, परचेज मतलब एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीद लिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर एक तो कंपनी ये दूसरी कंपनी ऑब्जर्वेशन को, नहीं हुआ फिर? हाँ वही मैं बोल एक्सटेंड। रहा हूँ, सुन लो, वही मैं बता रहा हूँ, रुक तो जाओ तुम। पूरी तरह क्लियर कट नहीं होते ना। एब्जॉर्प्शन में कितनी कंपनियां इन्वॉल्व होंगी? दो। दो। एटलीस्ट दो। 2। हाँ, मान लो तो ए और बी, मिल ए और बी को सी खरीद लेता है, ए और बी को सी खरीद लेता है, तो ये क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा या एमलगमेशन। अमलगमेशन हो जाएगा? अमलगमेशन। अमालगमेशन। एमलगमेशन। हाँ, तो इसमें भी सी ने परचेज ही किया है ना ए और बी को। जी सर। हाँ जी। हाँ। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि एब्जॉर्प्शन कब होगा? जब दो कंपनियां इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, जब दो एक कंपनियां कंपनी। इन्वॉल्व होंगी, ए को बी खरीद लेगी, तब होगा एब्जॉर्प्शन, वरना नहीं होगा। बात समझ में आ गई? जी सर। हाँ भैया। ठीक। अमलगमेशन में कितनी कंपनी चाहिए? 3। दो चाहिए, तीन। एटलीस्ट 3। जो तीसरी बनाएंगे। ठीक है, ठीक है जी, समझ में आ गई बात? जी सर। हाँ भैया। चलिए, अब देखते हैं कि ए और बी मर्ज हो रहे हैं या ए और बी परचेज हो रहे हैं। बस ये पता करना है, ए और बी मर्ज हो रहे हैं या ए बी परचेज हो रहे हैं। तो मैं बताऊं, अगर आपको कोई बोले ना कि मर्जर और अमलगमेशन के बीच में फर्क नहीं होता, बिल्कुल करेक्ट है कि फर्क नहीं होता। फर्क सिर्फ उनको पता चलता है जो लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पढ़ना क्या है मैं बता देता हूं। अगर आप 5 कंडीशन का रूल सेटिस्फाई कर जाते हैं, मतलब जो नीचे 5 कंडीशन है, ये 5 कंडीशन, अगर आपने पांचों कंडीशन फुलफिल कर ली, पांचों, ऑल 5 कंडीशन रूल सेटिस्फाइड होना चाहिए, आप क्या बन जाएंगे? मर्जर, वरना आप क्या रहेंगे? परचेज। बात समझ में आ गई? यस सर। जी सर। 5 कंडीशन क्या है वो मैं बताऊंगा, पर पहले आप याद रखिए कि अगर पांचों कंडीशन पूरी होगी तो मर्जर, और अगर 5 में से एक भी पूरी नहीं हुई तो परचेज, या एक भी छूटी, मान लो 4 पूरी कर ली, एक छूट गई, तो क्या हो जाएगा? परचेज हो जाएगा। बात समझ में आ गई अब? यस सर। जी सर। अब ध्यान से सुनिए, आपकी कंपनी की जितनी एसेट्स हैं, जितनी लायबिलिटी हैं, किस कंपनी की? ट्रांसफरर कंपनी की, वो नई कंपनी की क्या बन जाएंगी? एसेट और लायबिलिटी बन जाएंगी। सारी एसेट और सारी लायबिलिटी, सारी एसेट सारी लायबिलिटी, इवन रिजर्व तक जाएंगे, सारे रिजर्व भी जाएंगे। बात समझ में आ रही है? सारे रिजर्व, सारी एसेट, सारी लायबिलिटीज किसकी हो जाएंगी? नई कंपनी की हो जाएंगी। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन समझो, जो कंपनी ट्रांसफरर है, यानी कि जो एसेट को दे रही है, उसके 90% शेयर होल्डर, किसके 90%? ट्रांसफरर कंपनी के 90% शेयर होल्डर ट्रांसफरी कंपनी में क्या बनेंगे? शेयर होल्डर बनेंगे। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, मैं अपनी कंपनी को बेच रहा हूं, तो मेरी कंपनी के 90% शेयर होल्डर आपकी जो नई कंपनी है, जिसमें नई कंपनी बन रही है, उसके अंदर भी शेयर होल्डर बनेंगे। ये दो कंडीशन हो गई सेटिस्फाइड। तो तीसरी यस पढ़ेंगे। सर। तीसरी क्या है? जो कंसीडरेशन पे करना होगा, जो पैसे देने होंगे, किसको देने होंगे? कौन देगा पैसे? ट्रांसफरर देगा, ट्रांसफरी देगा? ट्रांसफरी। ट्रांसफरी देगा, जो खरीदेगा वो देगा ना। ट्रांसफर ही वो देगा। कैसे देगा? वो उसे इक्विटी शेयर में देगा। कैसे देगा? इक्विटी शेयर में देगा। ठीक है, लेकिन वो फ्रैक्शन को दे सकता है कैश में। अब मैं फ्रैक्शन क्या होता है बताता हूं। मान लीजिए आपकी कंपनी में 10 रुपए वाले शेयर है,
ट्रांसफरर कंपनी में कितने रुपए वाला शेयर है? 10 रुपए वाला। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, मेरी ये बात समझ में आ यस रही है? सर, यस अब सर। एक नई हाँ। कंपनी है जो हाँ नई जी कंपनी सर। बन रही है, उसके यहाँ 25 रुपए वाला शेयर है, उसके यहाँ कितने रुपए वाला? 25 वाला है। अब एक शेयर होल्डर है आपके पास जिसके पास कितने शेयर्स हैं? 6 शेयर्स हैं। तो 10 रुपए के हिसाब से उसके कितने पैसे बनते हैं? 60 रुपए। यस यस सर। सर। नई कंपनी से 60 रुपए दे पाएगी? नए शेयर्स में नहीं दे पाएगी ना। 25 टू इंटू 85 रुपए दे पाएगी ना, क्योंकि आपका शेयर तो 25 रुपए का है ना, नया वाला। तो 50 ही दे पाएगी, तो 10 रुपए बचेंगे नहीं इसके? यस सर, बचेंगे। वो जो 10 रुपए बच गया वो फ्रैक्शन है, और वो फ्रैक्शन आप कैश में पे कर सकते हैं, वरना कुछ भी आप कैश में पे नहीं करेंगे। पहली बात समझिए, आप जो भी कंसिडरेशन पे करेंगे इक्विटी शेयर में करेंगे। अगर कुछ छोटा मोटा बच रहा है जिसको आप शेयर्स में नहीं दे पा रहे हो, उसको आप कैश में दे सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताया, एक कंपनी में 10 रुपए वाले शेयर हैं, जो नई कंपनी बन रही है उसमें 25 वाले शेयर हैं। एक शेयर होल्डर के पास 6 शेयर्स हैं, 10 रुपए के हिसाब से उसके बनते हैं 60 रुपए, लेकिन नई कंपनी उसे सिर्फ 50 रुपए दे पाएगी, तो जो 10 रुपए बच जाएगा वो कैश में दे सकती है वो। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक, अब तक 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। चौथी पे चलो। आपकी कंपनी के बिजनेस को नई कंपनी कैरी करेगी, मतलब आपका बिजनेस नहीं बदलेगी। ठीक है, बिजनेस बदल देगी तो मर्जर नहीं होगा, मर्जर की जगह क्या हो जाएगा? परचेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपके बिजनेस को कैरी किया जाएगा। और आखिरी में, आखिरी का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नो एडजस्टमेंट इज इंटेंटेड। कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे आप बुक वैल्यूज में। मतलब अगर आपकी वैल्यू, मशीन की वैल्यू 5 लाख है, तो नई नई वाली बैलेंस शीट में भी कितना दिखाया जाएगा? 5 लाख। 5। बात समझ में आई इतनी? जी सर। लेकिन आप चाहें तो एक एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट क्या है कि अगर आपकी यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी को, यानी कि आपके अकाउंटिंग पॉलिसी को यूनिफॉर्म बनाने के लिए, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? बराबर बनाने के लिए, इक्वल बनाने के लिए कोई चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। तो आप इसे हिंदी में यहाँ पढ़ लीजिए, कोई चेंज बुक वैल्यू में मत करिए सिवाय एक कंडीशन के कि अकाउंटिंग पॉलिसी को मेंटेन करना था। अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए कोई चेंज कर रहे हैं तो कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। बात क्लियर हुई? पांचों कंडीशन समझ में आई? जी सर। अगर ये पांचों कंडीशन पूरी होती हैं तो आप क्या हो? मर्जर कर गए हो। अगर इन 5 में से एक भी छूटी तो आप क्या कर गए? परचेज। परचेज कर गए। परचेज। कोई कोई प्रॉब्लम? भैया मर्जर और परचेज में क्या डिफरेंस है वैसे? वही डिफरेंस तो है, अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो मर्जर है, वरना परचेज है। बस यही है, ऐसी है ये। बस यही डिफरेंस है। बाकी अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है वो मैं बता देता हूँ अभी। ठीक है, फिलहाल अब एक चीज और समझिए, परचेज कंसिडरेशन कैसे पे किया जा सकता है। परचेज कंसिडरेशन शेयर्स दिए जा सकते हैं, कोई भी सिक्योरिटी दे सकते हैं, पर डिबेंचर नहीं दे सकते। ध्यान रखिए, परचेज कंसिडरेशन में डिबेंचर को शामिल नहीं किया जा सकता। अमलगमेशन में जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो जो कंपनी परचेज कंसिडरेशन पे करती है वो उसमें डिबेंचर इशू नहीं करती। क्लियर हुई बात? यस सर। आप कोई भी शेयर इशू कर लीजिए, आप इक्विटी इशू कर लीजिए, आप प्रेफरेंस इक्विटी कर लीजिए, आप सारी पेमेंट कैश में कर दीजिए, आप कोई दूसरी एसेट मशीन वगैरह दे दीजिए, चलेगा, लेकिन आप डिबेंचर नहीं देंगे। कोई दिक्कत जी तो सर। नहीं? नो सर। चलिए, आखिरी पॉइंट आ जाता है, ये आपका आखिरी पॉइंट है, बस और कुछ नहीं है, बता देता हूं। मेथड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मेथड कितने हैं? 3। 2 है। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड किसमें लगता है? मर्जर में। और परचेज मेथड किसमें लगता है? नाम से पता लग रहा है, परचेज में। ठीक है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड किसमें लगता है? मर्जर में। और परचेज मेथड किसमें लगता है? परचेज में। अब पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है वो समझिए, उससे आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। ध्यान रखिए, एसेट्स लायबिलिटी रिजर्व, मैंने बताया ना सब कुछ जाएगा। एसेट लायबिलिटी रिजर्व किसके? ट्रांसफर कंपनी के, ट्रांसफरी कंपनी के पास चले जाएंगे जो उनकी बैलेंस शीट में वैल्यूज हैं। क्लियर हुई बात? यस फिर से सर। बोल दो भैया एक बार। जितनी आपकी कंपनी के एसेट्स हैं, जितने आपकी कंपनी के लायबिलिटीज हैं, जितने आपकी कंपनी के रिजर्व्स हैं, सारी नई कंपनी को मिल जाएंगे जैसी उनकी वैल्यू थी। ठीक है, अच्छा।
अच्छा, दूसरी बात, कोई एडजस्टमेंट करना है तो किसका कर सकते हो? अकाउंटिंग पॉलिसी का कर सकते हो। क्यों कर सकते हो अकाउंटिंग पॉलिसी का? क्योंकि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड किस में लगता है? मर्जर में। और मर्जर की 5वीं लाइन ये कह रही थी कि आप क्या कर सकते हैं? अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज, अकाउंटिंग पॉलिसी के कारण वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। करेक्ट? यस सर। ठीक है। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट में किस में लगता है? मर्जर में लगता है। और मर्जर की 5 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। और 5वीं कंडीशन ये कहती है कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसके लिए एडजस्टमेंट कर सकते हो। ध्यान रखना एक चीज और, कोई भी डिफरेंस अगर आपके शेयर कैपिटल इशूड, क्योंकि आप यहाँ पे शेयर कैपिटल दोगे ना, कैश में पे नहीं करोगे। याद है आपको चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट बताया है कि जो भी परचेज कंसिडरेशन होगा वो कैसे जाएगा? शेयर्स में जाएगा। तो अगर जो शेयर आप इशू कर रहे हो, मान लो आप शेयर इशू कर रहे हो 5 लाख और दूसरी कंपनी के पास शेयर्स हैं खाली 4 लाख, तो डिफरेंस आएगा? यस सर। ये जो हाँ। डिफरेंस आएगा ये किसके थ्रू एडजस्ट होता है? रिजर्व के थ्रू। किसके थ्रू एडजस्ट होता है? रिजर्व के थ्रू। बस इतना याद रखो, कौन करता है क्या करता है इससे हमें मतलब नहीं है। अब आ जाओ परचेज मेथड में। बस यह आखिरी मेथड होगा। परचेज मेथड को ध्यान से समझ लो, आखिरी टॉपिक है, इसके बाद शायद नहीं है। हाँ, बस ये आखिरी टॉपिक है। ठीक है, बस इसको समझ लो ध्यान से। परचेज मेथड में क्या होता है? सारी एसेट सारी लायबिलिटी रिजर्व नहीं जा रही। देखो रिजर्व वर्ड गायब है। यस मर्जर सर। में क्या था? रिजर्व भी था। दिख रहा है ऊपर? मर्जर में रिजर्व भी था। याद है जब मैंने मर्जर अभी पढ़ाया था आपको कि मर्जर का अमलगम, जब मर्जर होगा तो क्या जाएगा? रिजर्व भी जाएगा ना। यस सर। यहाँ रिजर्व नहीं जाएगा, यहाँ सिर्फ क्या जाएंगे? एसेट्स और लायबिलिटीज जाएंगे ट्रांसफर कंपनी के, या तो एग्जिस्टिंग वैल्यू पे चले जाएंगे या फिर फेयर वैल्यू पे चले जाएंगे एज पर एग्रीमेंट। दो कंपनियों के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है मशीन को लेकर, उस वैल्यू पे चले जाएंगे, या फिर जो एग्जिस्टिंग वैल्यू होगी उस पे चले जाएंगे। पर जाएंगे सिर्फ एसेट और लायबिलिटी। करेक्ट? अब उसके बाद देखिए, एक और चीज समझिए, उसमें कोई रिजर्व नहीं जाएगा पर एक रिजर्व जा सकता है। कौन सा? स्टैच्यूरी रिजर्व। कौन जा सकता है? स्टैच्यूरी रिजर्व। स्टैच्यूरी रिजर्व बता सकते हो? कोई भी एक नाम बता दो स्टैच्यूरी रिजर्व का फटाफट। सर इनकम टैक्स। नहीं नहीं नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। स्टैच्यूरी रिजर्व वो होते हैं जिसे लॉ लॉ कहता है। इनकम टैक्स रिजर्व बनाने के लिए लॉ नहीं कहता। ठीक है सर, प्रोविजन ठीक फॉर है। इनकम टैक्स बनाने के लिए लॉ नहीं कहता। लॉ क्या कहता है? वर्कमैन कंपनसेशन फंड बनाने के लिए कहता है। आपका क्या सर बोलते हैं उसको? सीआरआर। सर सीआरआर। प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड्स बनाने को कहता है। नहीं नहीं नहीं, जो किसी स्पेशल लॉ में लिखा हो बेटा, पीएफ का पैसा, ईएसआईसी का अच्छा। पैसा, ठीक है, वर्कमैन का पैसा, ठीक है, जो जो आपके रिट्रेचमेंट कंपनसेशन के पैसे होते हैं उनकी बात वो कर रहा है। मतलब स्पेशल लॉ मजदूरों से रिलेटेड होते हैं बेसिकली। ठीक है, इसको पढ़िए। स्टैच्यूटरी रिजर्व को हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई रिजर्व ट्रांसफर नहीं होगा सिवाय किसके? स्टैच्यूटरी रिजर्व के। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ो, कोई भी रिजर्व सिवाय स्टैच्यूटरी रिजर्व के ट्रांसफरी कंपनी के बुक्स में नहीं दिखाया जाएगा। सिर्फ क्या दिखाया जा सकता है? स्टैच्यूटरी रिजर्व को दिखाया जा सकता है। और स्टैच्यूटरी रिजर्व को बनाने की एंट्री होती है अमलगमेशन एडजस्टमेंट टू स्टैच्यूटरी रिजर्व। ये इसकी एंट्री होती है। वो कंपनी, कौन सी कंपनी बनाएगी इसको? जो कंपनी खरीदेगी वो कंपनी इसको अपने यहाँ बनाएगी, है ना। ठीक है। अच्छा, मान लो कि जो नई कंपनी बनी उसको स्टैच्यू रिजर्व बनाना ही नहीं था, पर उसने तो गलती से बना दिया, तो क्या करेगी बताओ? इस एंट्री को उल्टा कर देगी। ठीक है, इस एंट्री को क्या कर देगी? उल्टा कर देगी। अगर रिजर्व की जरूरत नहीं है तो इस एंट्री को उल्टा कर दो। बात समझ में आ गई? नहीं आई बात समझ में? आ गई आ गई। चलिए, आ गई। इसका आखिरी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। परचेज कंसिडरेशन और नेट एसिड, यानी कि एसिड माइनस लायबिलिटी। परचेज कंसिडरेशन और नेट एसिड के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? अगर परचेज कंसिडरेशन नेट एसिड से ज्यादा है तो गुडविल आती है, और अगर परचेज कंसिडरेशन नेट एसिड से कम है तो कैपिटल रिजर्व आता है। दूसरी भाषा में कहें कि अगर शॉर्टफॉल आएगा परचेज कंसिडरेशन में तो कैपिटल रिजर्व होगा, और अगर परचेज कंसिडरेशन एक्सेस हुआ तो गुडविल आएगी। किस मेथड में आएगी? कौन से मेथड में आएगी? परचेज परचेज। मेथड में। हाँ, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया मर्जर मेथड में जो भी एडजस्टमेंट होता है वो रिजर्व के थ्रू होता है। गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं आते। गुडविल कैपिटल रिजर्व किस मेथड में आते हैं? परचेज मेथड में आते हैं। परचेज। चलिए बताइए क्या क्या आया क्या क्या नहीं आया आपको।
सर आपने बोला ना मर्जर में सारी जो भी वो डिफरेंस होगा वो रिजर्व्स के थ्रू सेटल होगा, हाँ, है ना सर? वो स्टैट्यूटरी रिजर्व के थ्रू होगा। नहीं नहीं नहीं, खाली रिजर्व के थ्रू, कोई सा भी रिजर्व हो सकता है। स्टैच्यूटरी रिजर्व के अगेंस्ट वो नहीं किए जाते, सेटलमेंट नहीं किए जाते। स्टैच्यूटरी रिजर्व जो होते हैं वो आपकी लायबिलिटीज होते हैं, और लायबिलिटीज के अगेंस्ट सेटलमेंट नहीं होते, ठीक है। ओके सर। चलिए एक चीज और ध्यान रखिए, ये जो गुडविल जनरेट हुई यहाँ पर, ये जो गुडविल आई, हो रहा है। इस गुडविल को अगले 5 साल के अंदर क्या करोगे आप? राइट ऑफ करोगे, ठीक है। जो गुडविल आप जनरेट करते हो या जो गुडविल आप परचेज करते हो, उसको अगले 5 साल के अंदर आपको क्या करना होता है? राइट ऑफ करना होता है। ये मिनिमम टाइम पीरियड है 5 साल। सर आपने मैक्सिमम सर आपके लिए कुछ भी हो आपने सकता है। सर आपने मर्जर और परचेज के दोनों डिफरेंसेस की लाइन लिखी हुई कौन सी? कि उसका क्या बोलते हैं, डिफरेंस रिजर्व के थ्रू सेटल होता है और इसका इसके थ्रू ये होता है नहीं, वैसे गुडविल नहीं और। लिखा है, वैसे नहीं लिखा है, पर जब इनकी हेडिंग बनाई है ना, परचेज मेथड की हेडिंग बनाई है, तो उसके अंदर पॉइंट्स बने और ये उसके अंदर बने हुए, ओके सर। ठीक है। हाँ जी, बताओ, आए आपको ये दोनों पॉइंट समझ में? एब्जॉर्प्शन, अमलगमेशन वगैरह सब समझ में आ गया? जी भैया। हाँ जी भैया। भैया दोनों चैप्टर हो गए ना कंप्लीट या? ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने अभी भी बताया आपको, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये 3 रेड लाइंस, ये जो यहाँ 1 2 3 बनाए हुए, ये एग्जाम्पल याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम्पल देता है। डेफिनेशन याद रखिए, और ये याद रखिए नई कंपनी किसमें बनती है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो है वो आप ये याद करिए कि मैंने वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखे हुए हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। मैंने कोई डिटेल जर्नल एंट्रीज नहीं करी, क्योंकि जर्नल एंट्री वो आपसे पूछेगा ही नहीं। वो आपसे यही पूछेगा कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कब होता है, या परचेज कब होता है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट किस में यूज करते हैं, परचेज मेथड में क्या यूज करते हैं, कंसिडरेशन जो होता है, परचेज कंसिडरेशन अगर नेट एसेट से ज्यादा हो तो क्या आता है, कम हो तो क्या आता है, ठीक है। यस सर। तो आपको इसे पढ़ना होगा बेटा, ये आपको यही खत्म करना होगा। अगर आप इसको आगे के लिए छोड़ेंगे तो ये आपके लिए परेशानी बनेगा, ठीक है। सर अगर सर आप, हाँ, सर वोडाफोन और आइडिया अमालगमेशन का ही पार्ट है ना? वोडाफोन और, हाँ, वोडाफोन और आइडिया दोनों अमलगमेट हुए थे, दोनों खत्म हो गए थे, और उसकी जगह उन्होंने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था वीआई, ठीक है। यस सर। हाँ, वो मर्जर वैसे वीआई वो पर हमें तो अमलगमेशन क्या दिखी नहीं, है, हमें तो दिखी नहीं सर वीआई। और जैसे पहले हच था और फिर वीआई वोडाफोन हुआ नहीं वो। दिखती आपको? आज की डेट में वीआई तो बची है, और कौन बचा है? सर हच और वोडाफोन जो है वो तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो गया। नहीं, क्यों सर? उसमें वो एक परचेज, वो एब्जॉर्प्शन हुआ था। सर पर उसमें तो एक कंपनी खत्म हुई थी और उसने दूसरी कंपनी बनाई थी। नहीं दो ही नहीं, कंपनी थी वोडाफोन ना। ऑलरेडी थी। अच्छा। वोडाफोन इंग्लैंड की शायद इधर की साइड की कुछ बड़ी कंपनियों में से एक है। वो वर्ल्ड में नंबर 2 है वोडाफोन, इंडिया में नंबर 3 है वो, वर्ल्ड में नंबर 2 है वो। ये एयरटेल से तो बहुत बड़ी कंपनी है वोडाफोन। अच्छा हाँ, तो वो इंडिया वो में अच्छी इंडिया लगती है। इंडिया में क्यों नहीं चलती फिर वो? इंडिया में इसलिए चलती कि इंडिया के लोगों को आदत होती है फ्री की, ठीक है। अच्छा। जियो। और फ्री के चक्कर में तो या हम अपने सर पे कैसे भी नेता बिठा देते हैं, ये भी नहीं देखते ठीक ठीक है नहीं है, और फ्री के चक्कर में ही जियो चल पड़ी। वरना हाँ जियो सर। चलती, तुमको लग रहा था जियो चलती? उस वक्त आइडिया और एयरटेल का मार्केट के ऊपर कितना बड़ा स्ट्रांग होल्ड था। जियो यस कहाँ सर। थी? जियो सर आई, आइडिया और जियो हाँ ने सिम भैया। लिया, सबने फ्री के चक्कर में जियो का सिम लिया। पहले उन्होंने आपको आदत डाली, कैसे आदत डाली? पर डे 1 GB देकर। जब आपको सर आदत हो अनलिमिटेड। गई, अब आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हो। भाई कई लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिन्होंने पर मंथ 1 GB खर्च किया होगा। सर मैंने 2 मैं महीने उनमें चलाया। से एक अब हूँ, तो सभी पर ने मंथ कर 1 दिया है GB मिलता भैया, था, सारे और मैं आखिरी सिम में ने 300 MB भी सबने बचाता कर था, दिया है। मैं तो 2 महीने चलाता था सर 1 GB। है ना। आज की डेट में 1 GB छोड़िए, 1.5 GB आप मेरे ख्याल से सुबह 11 बजे तक निपटा देते कई लोग। सुबह 9 बजे खत्म होता है 1 GB। हाँ, आजकल तो लॉकडाउन है, आजकल तो मेरे ख्याल से सुबह 9 बजे तक ही खत्म कर देते होंगे पूरे 1.5 GB को, कि छोड़ना करना क्या है।
सही एक बात तो है। ये है फ्री की आदत, अगर नहीं लगी होती तो 1 GB 250 रुपए में खरीद के आदमी पूरे महीने चला रहा था। आज आपको पता है हाल क्या है, ठीक है। वही पहले नेट रिचार्ज नहीं कराते थे लोग, परेशान भी नहीं होते थे। आज आप नेट रिचार्ज नहीं कराओगे, आपको 2 दिन में एंजाइटी हो जाएगी। जी सर। हाँ भैया। हाँ, तो आपको आदत लगाई गई है और अब आदत छोड़ नहीं सकते आप। तो अब आप दोगे और अब देखो, पहले उन्होंने किया रिचार्ज 300 350 करीब था, अब अचानक रिचार्ज 600 650 हो गए। मैं कह रहा हूँ 3 कंपनियां बची हैं इसलिए 650, अगर 2 ही होती ना, तीसरी वीआई भी खत्म हो जाए किसी तरीके से मान लो, तो एयरटेल और जियो बचेंगे। आपको बता रहा हूँ मिनिमम जो होगा 1200 रुपए होगा रिचार्ज, ठीक है। उस दिन दोनों भैया ऐसे कंपनियां मत बोलो। सेटलमेंट कर देंगी, जैसे कोक और पेप्सी करते हैं। कोक और सर, पेप्सी डर के रेट लग एक जैसे भैया हम होते हैं। कंगाल हो जाएंगे ऐसे तो। कोई कंगाल नहीं होगा, इस देश के लोग कंगाली तो नहीं होते, बच जाते हैं हमेशा। बहुत पैसा खपा रखा है यहाँ। यहाँ के लोगों के साथ एक अजीब सी आदत होती है, वो क्या होता है, वो खर्च करते हैं, फिर कमाने के लिए वो किसी मुसीबत को झेल लेते हैं, ठीक है। हाँ सर, ये बात तो है। हाँ, यहाँ के लोग झेल लेते हैं मुसीबतें, यही तो अच्छी बात है। इंडिया इसीलिए बचा हुआ है पूरी दुनिया में आज तक, ठीक है। चलो, सहन शक्ति बहुत आज है का यहाँ काम पे। इतना ही है, आप उसे देखिए जो मैंने आपको लिखवाया पढ़ाया और जो आपको फाइल भेजी है, ठीक है। मेरे ख्याल से यही फाइल भेजनी थी ना अकेले, हाँ यही हाँ भेजनी सर। थी, ठीक है। तो आप इसे पढ़िए, कल हमारा डिवेंचर्स होगा, ओके ठीक है। सर। और कल डिवेंचर्स खत्म हो जाएगा, उसके लिए लंबी क्लास लगेगी कल, क्योंकि वो इश्यू भी होना है, रिडम्पशन भी होना है, तो लंबा लगेगा टाइम, ठीक है। जी सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू। थैंक यू भैया।